नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाउज़ाइन में। आज हम एक फ्रॉड की बात करेंगे। जी हाँ, जो कि देश में ये फ्रॉड हुआ है और किसने किया है, किस कंपनी ने किया है, कितने का है, कंपनी क्या करती है, आपसे क्या संबंध है इसका, आपको क्या नफ़ा या नुकसान हो सकता है, कहीं आपने अपने पैसे उस कंपनी में तो नहीं लगा रखे हैं, कहीं आप घर का सपना या ऐसा कुछ संजोए हुए या उसके बॉन्ड या उसके शेयर्स तो नहीं लिए हुए हैं। ये सारी बात करेंगे हम। एक फ्रॉड जो कि एक नया फ्रेश फाइल केस जो है वो सीबीआई ने दर्ज किया है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये खबर है, वो मैंने कोशिश किया है कि आपको एक सिंपल भाषा में आपको बता सकूं। हेडलाइंस जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का वो है बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड ऑफ ₹34,615 करोड़ केस अगेंस्ट द DHFL ऑर्सवेस्ट एंड प्रमोटर वर्धमान। क्या है? 34,615 करोड़ रुपए का जो है फ्रॉड केस जो है, फ्रॉड का केस जो है, सबसे बड़ा केस जो है, ये सीबीआई ने केस फाइल किया है। ये हो गया जी बहुत बड़ा घोटाला। ठीक है, सरकार ने नहीं किया है। अब आगे बात करते हैं। सरकार ने पकड़ा है, सीबीआई ने पकड़ा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द DHFL एंड व्हाट इट डज। DHFL है क्या, करता क्या है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका पिरामल ग्रुप है। ठीक है, और DHFL वाज द एस्टैब्लिश्ड इन अक्रॉस द इकोनॉमिकल हाउसिंग फाइनेंशियल एंड द लोअर एंड द मिडिल इनकम ग्रुप। इसमें जो है लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनको घर, जो एक किफ़ायती आवास या घर कह लीजिए, वो प्रोवाइड करने के लिए वो पैसे जो देते थे, फ्री में नहीं देते थे। ठीक है, ये बैंकिंग तो नहीं था, लेकिन बैंक की तरह उस तरीके से लोन देते थे कि चलो ठीक है, घर बनाने के लिए आपको दे रहे हैं। और इस तरीके से वो भारत सरकार को कहते थे कि अर्ध सरकारी ग्रामीण भागों में जो है, जो कि एक तो हो गया आपको रूरल एरिया, बिल्कुल ही ग्रामीण एरिया, और एक ग्रामीण एरिया में जो है, जो शहर जैसे दिखते हैं। ये इधर विंडो है मेरा, तो मैं देखता हूँ आउटसाइड, है ना। तो उन चीज़ों के बारे में जो है, वैसे क्षेत्रों में इन्होंने टारगेट किया हुआ था और उस तरीके से वो घर बना करके मिडिल और लोअर ग्रुप को वो घर बना करके प्रोवाइड करते थे, घर के लिए पैसे देते थे। In India, the biggest bank fraud cases in the Central Bureau of Investigation has registered a fresh case against the DHFL. ठीक है, तो its erstwhile promoter कपिल वर्धमान एंड धीरज वर्धमान, ये दोनों कौन है? दोनों जाहिर सी बात है उसके कंपनी के CMD होंगे, मालिक होंगे, जो कह लीजिए, एंड हु आर ऑलरेडी इन जुडिशियल कस्टडी। अब ये बात है, देखिए आश्चर्यजनक, वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में हैं, यानी कि जेल में हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये हुआ कि वो जुडिशियल कस्टडी में, अगर वो जेल में होंगे, नहीं तो बेल पे होंगे। उसकी बातें आगे करेंगे। अब बात करते हैं कि उन्होंने किया क्या। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 17 बैंकों का जो है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 34,615 करोड़, और इस तरीके से जो है कई बैंकों का, मतलब 17 बैंकों का उसने चूना लगा दिया, ऐसा लिखा हुआ है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के। मैंने जो है कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करके मैंने कोशिश किया कि मैं आपको चीज़ें बताऊं। द एक्शन केम ऑन ए कंप्लेंट फ्रॉम द UBI which has extended credit facilities on the turn on 42,875 crore between 2010 to 2018। 2010 से 18 के बीच में इसने जो है ये कांड कर दिया का मतलब ये फ्रॉड हो गया है। पिरामल ग्रुप जो है, पिरामल ग्रुप नाम है इसका, Piramal Capital and Housing Financial Limited is the non-deposit taking housing financial company headquarter in the Mumbai। मुंबई में क्या है? हेडक्वार्टर है। अब इसको जो है रेगुलेट उसको देखेगा कौन? वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि अक्रॉस इंडिया DHFL ने
कैसे स्टैब्लिश किया इकोनॉमिकल हाउसिंग फाइनेंस, जो कि मतलब सस्ते घर जिनका सपना होता है उसके लिए फाइनेंस, उसके लिए जो है अर्थ मुहैया करवाने के लिए, और इस तरीके से अच्छा काम दिखाते हुए उसने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, बैंकों को चूना लगा दिया, एक नहीं 17 बैंकों को। सेमी अर्बन एंड द रूरल पार्ट ऑफ द इंडिया में उसने जो है कोशिश किया कि अपने सारे काम को फैलाएं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंड ऑफ बाय NDFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब देखिए ये समझने वाली बात है कि ये बैंक तो था नहीं, तो व्हाट इज द नॉन डिपॉजिट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये भी हम जानेंगे कि आरबीआई के तहत या ये क्या चीज होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता क्या है, व्हाट आर द entities and provide the certain bank like the financial services but not hold a banking license। इनको कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता है, इसलिए वो पैसे डिपॉजिट आपका नहीं करते हैं। जैसे FD होता है, रैकरिंग होता है, सेविंग होता है, नहीं होता है, इनमें नहीं होता है, ठीक है। ओवरसाइन ऑफ द फेडरल बाय ट्रेडिशनल बैंक, इसमें ट्रेडिशनल बैंक की तरह कुछ ऐसी चीजें नहीं होता है, बाकी बातें आपको मैंने बता दी। अब मुद्दे पे आते हैं। When the DHFL was hit by an investigation in January month in 2019 after the media report, क्या हुआ, मीडिया जब रिपोर्ट आई कि कुछ हो रहा है गड़बड़, कुछ उसमें हो रहा है, तब जाकर के जो है इसका 2019 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, ठीक है। और इसका शिफोनिंग ऑफ द फ्रॉड बैंक हेल्ड द मीटिंग ऑन द February 1, 2019 एंड अपॉइंटेड KPMG का नाम सुने होंगे आप, बहुत से देशों में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इसको जो है अपॉइंट में किया गया किस चीज के लिए, ऑडिट करने के लिए, किसका, DHFL का। कब, 1 अप्रैल 2015 टू दिसंबर 31, 2018 तक के लिए जो फाइनेंशियल ईयर था। ये 4-5-6 सालों में क्या क्या इसने जो है चूना लगाया। देखिए मेरा ये चूना लगाया वर्ड नहीं है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ही मैंने ये चीज़ें जो है आपको सिर्फ शब्दार्थ बता रहा हूँ। जब जांच किया गया तो ये पता चला कि उसमें ऐसे 66 एंट्री ही नहीं है, 66 कंपनी है जिसमें 29,100 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशंस किया गया है, जिसमें आपको बता दूं कि 29,849 करोड़ रुपए अभी भी बकाए हैं। DHFL और उनके प्रमोटर डायरेक्टर होते हैं, प्रमोटर जैसे फिल्मों के प्रमोटर आते हैं या सीरियल्स में, उसकी बात नहीं हो रही है। प्रमोटर डायरेक्टर होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस के जो मतलब जो लॉस और प्रॉफिट के जिनके ऊपर प्रभार होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आगे की, तो उनकी पुस्तकों में खुदरा ऋण, उनका जो बुक ऑफ अकाउंट है उसमें देखा गया कुछ जो लिक्विड लोन है उसमें सही से दर्शाया नहीं गया है। इससे जो है 1,81,684 झूठे और गैर मौजूदा खुदरा ऋण जो लिक्विड जो लोन होते हैं उसका पोर्टफोलियो का निर्माण किया गया, जिसमें कुल 14,095 करोड़ रुपए बकाए थे। बताइए, ये आप होप समझ पा रहे हैं? अगर नहीं तो थोड़ा सा आप रिकैप या पीछे करके भी आप देख सकते हैं वीडियो। लेकिन इतना बड़ा ये सबसे बिगेस्ट फ्रॉड है, और ये बिगेस्ट फ्रॉड आपको मैं बता रहा हूं कि यह पता चलता है कि OLPL श्रेणी के बड़े पैमाने में इसको 14,000 करोड़ रुपए का पूर्वोत्तर जो है गैर मौजूदा खुदरा ऋण जो कि अवेलेबल ही नहीं है, ऐसे लिक्विड लोन को 11,000 करोड़ रुपए का इसने
3018 करोड़ रुपए का खुदरा पोर्टफोलियो के एक हिस्से के रूप में बना करके रखा था, जिसको असुरक्षित जो है, जिसको क्या बोला जाता है, अनसिक्योर लोन बोला जाता है। एंड किस टाइप का? लिक्विड लोन। उन्होंने कहा कि DHFL, उनके निर्देशकों के अधिकारियों ने कहा कि आवास ऋण के पुल के प्रति जो उसके जो आवास जो लोन पे लेते हैं उन लोगों की बात की जा रही है। प्रतियोजना जो होती है उस ऋण कंपनियों के प्रमोटरों की हिस्सेदारी विनिवेश जैसे विभिन्न माध्यमों से कंपनी में दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। बैंक ने आरोप लगाया कि कपिल बधावन ने कहा कि DHFL पास 6 महीने की नकदी तरलता और सभी पूर्व भुगतान जो दायित्व उसके पास जो लायबिलिटी बची हुई थी। लायबिलिटी जो होता है किसी कंपनी में, लायबिलिटी जो होती है, एसेट और लायबिलिटी 2 बैलेंस शीट में होते हैं, और जो लायबिलिटी होता है वो देनदारी होती है। आपने किसी से पैसे लिए हैं, माल लिया है, कुछ लिया है, उसको लौटाना है, ये बिजनेस का एक लायबिलिटी होता है। उस लायबिलिटी के उन्होंने कहा कि झूठे आश्वासन वाले ऋणदाताओं जो दिए हुए लोन, उनको DHFL 2019 के ऋण के शर्तों के लिए ब्याज का भुगतान उनके दायित्व को देर कर रहा था। उसके बाद जारी हुआ कि खाते में गैर निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया कि भाई अब उसमें पैसे ही नहीं, तो उतना लोन का वो कहां से दे पाएगा। वो देखिए लोन कहां से ले रहा है, वो इन्वेस्टर्स जो उसके होते हैं या जो उसमें पैसे लगाते हैं तो उनसे लिया, और छोटे छोटे जो इकोनॉमी हाउसेज डेवलपमेंट करने के लिए रूरल एरिया और सेमी रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों को के लोगों को उसने टारगेट करके इस तरीके से काम कर रहा था। ये कंपनी काम तो ठीक कर रही थी, बट इसको फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन बोला जाएगा। इसने उसका जो है वो डिसिप्लिन नहीं निभाई और इस तरीके से फ्रॉड करता रहा। थैंक यू सो मच। एक और वीडियो लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए। एक ऐसा ही कुछ हुआ है इंडिया से रिलेटेड, और वो बड़ी अजीब सी चीज है, और वो जो फ्रॉड है वो डिफरेंट टाइप का है। अब ये चीजें नहीं जानिएगा तो इन्फ्लेशन से आ रहा है। इन्फ्लेशन अभी मैं बता रहा था आपको कि यूएस में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जापान में येन की हालत खराब है, वो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कल का ये न्यूज़ है कि यूके में, सॉरी जापान में 20 साल का, यूके में कल 30 इयर्स का जो है रिकॉर्ड टूटा है इन्फ्लेशन का। और आरबीआई ने बोला है कि ब्लैक स्वान यानी कि काला हंस जो कि देखा नहीं जाता है और न कभी दिखा होगा, अनप्रेडिक्टेड, जो कि आप कोरोना आया तो आपको मालूम है, बादल हुआ है तो बारिश होगी, पैंडेमिक आया है तो थोड़ी सी आर्थिक मंदी आएगी, लेकिन ये सब कुछ नहीं। इससे अलग हटके अनप्रेडिक्टेड अचानक से आने वाली है आर्थिक मंदी, जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में वो 100 बिलियन रुपए मार्केट से निकाल सकते हैं, जिससे शेयर मार्केट डाउन होगा, इंडेक्स डाउन होगा, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी। तो जो पैसे आप रखे हुए हैं उसको संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाला 1-1.5 साल 2 साल हो सकता है कि आर्थिक मंदी हमें झेलना पड़े। देखिए मैंने पुराने वीडियो में मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो ग्लोबल स्थिति देखता हूँ, मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस इसलिए करता हूँ कि चीज़ें मुझे समझ में आ जाती है कि होने वाला क्या है। जितनी भी एनालिसिस मैंने बताया हुआ है लगभग सही और वास्तविक तो होते जा रहे हैं। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, अगर उन सारे वीडियो में से कुछ वीडियोज आप देखते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि आईएनए की जो दूरदर्शिता है वो कैसी है, और कुछ ऐसे भी जो कि जिस वक्त बताया गया था नाउज आईएनए के ऊपर, वो किसी दुनिया में कहीं मैंने नहीं देखा कि किसी ने उस चीज का जिक्र किया हो। कोई किया होगा तो मैं तो नहीं देखा हूं, और मुझे यकीन मानिए कि यह भी विश्वास है कि आपने भी नहीं देखा होगा। और हाँ, हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने ही किया है,
लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि मैं सिर्फ बताया जा रहा हूँ, लेकिन मुझे और भी तो कोई होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें दिखनी जब शुरू होती हैं तो एक आत्मविश्वास अलग होता है और उस हिसाब से मैं बातें करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को अग्निपथ पे, नूपुर शर्मा पे बताना चाहिए। वो सब आप लोग जानते हैं क्या है, क्या बताना चाहिए, क्या जानना चाहिए। बस यही बताऊंगा कि क्या जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्या दे वर हैविंग द पोटेंशियल, वो पोटेंशियल स्टूडेंट्स थे? क्या सच में वो स्टूडेंट्स ही थे? क्या वो इस एज ग्रुप के ही थे? स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करते हैं और ना उन्होंने किया है। अगर 1-2 स्टूडेंट्स उसमें होंगे या 10 स्टूडेंट या 100, तो उनको किसी ने जो है भ्रमित किया होगा। स्टूडेंट जो होते हैं वो इतने दिल के सच्चे होते हैं, उनका सारा लगन, डेडिकेशन, डिवोशंस वो होता है पढ़ाई के प्रति। और स्टूडेंट कभी ऐसा करेंगे मुझे तो विश्वास नहीं होगा। और ना स्टूडेंट, मेरा मानना भी कि स्टूडेंट्स ने ऐसा किया ही नहीं है। इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है, कुछ बाहरी कारण हो सकता है, कुछ आंतरिक हो सकता है, कुछ अपोजिशंस हो सकता है, कुछ राजनीतिक हो सकता है। इन चीज़ों से जो भी हो, लेकिन हमें देश को मजबूत करना है और देश की छवि अच्छी रखनी है।